लेकिन मैथ में 33 मार्क्स थे, जो कहीं ना कहीं फेल होने के बहुत करीब थे, क्योंकि अगर 1 नंबर भी होता तो मैथ में ग्रेस लग जाता। आपने ज़िंदगी में क्या किया है, क्या नहीं किया, ये चीज़ सब भूल जाएंगे लोग। अगर आपने एक चीज़ अचीव कर ली, वो सारी चीज़ों पर पर्दा डाल देगी। अगर आपने एक बार जॉब पा ली, तो आपने जितनी पुरानी कमियां आपने क्या क्या किया है ज़िंदगी में, उन सब चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए काफ़ी है। ग्रेजुएशन होने के बाद मैं 6 महीने के लिए स्टॉप लेके मेडिकल छोड़ के दिल्ली आ गया था अपनी पढ़ाई करने के लिए। सबसे बड़ा ये है कि एसएससी में इतना ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 साल इनफ है। तो आप पेपर को एक बार एनालाइज करिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए। मतलब दूसरों की स्ट्रेटजी सुनिए, लेकिन बनाइए अपनी खुद की स्ट्रेटजी। 2018 और 19 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन फिर एक मेरा फ्रेंड बना, न्यू फ्रेंड संजय बना, जो काफ़ी मतलब एक अलग ही बंदा था। मतलब जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, उसको पहचान के आपको ही उसको साइड करना है। वो दूसरा बंदा आपकी कमजोरी नहीं बता सकता। अब जैसे आपका कोई अगर पर्सनल अफेयर है, तो आपको समझ के चलना है कि ये सब चीज़ आपको ही परेशान करने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपको ही साइड करना है। अब जैसे एक बार मैं अभी दिल्ली से जा रहा था, तो जीआरपी के इंस्पेक्टर खड़े थे, मैं अपना बैग लगेज ले जा रहा था, उसमें चेकिंग कराने, तो वो कहते हैं नहीं सर आप जाइए, आप ऐसे ही जाइए। क्योंकि ये डीएसपी जैसे पुलिस में बात करें तो डीएसपी रैंक पे आपको 3 स्टार आपको। हाँ, इंस्पेक्टर रैंक पे। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा। आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भरत गुप्ता भाई, जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर हैं चेन्नई में। ये वीडियो मैं कहूंगा अब तक का बेस्ट वीडियो होने वाला है, और 2024 वालों के लिए बहुत कुछ हम बात करने वाले हैं, और मोटिवेशन से भरपूर, क्योंकि इनकी जो जर्नी रही है काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल रही है। इन्होंने हमें बताया कि ये 6th क्लास में जब पढ़ाई कर रहे थे, तब से इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। अपने लोकल जो पास में एक मेडिकल था, वहां पे काम करते थे। तो आप समझ सकते हो कि एक बंदा जो 6th क्लास से काम कर रहा है, साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी लेकर चल रहा है, और आज आप सब लोगों के सामने वर्दी में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों को कोई भी क्वेरीज होते हैं, आपने डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भरत भाई कैसे हो आप? और आई एम फाइन, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। एक बार आप खुद अपने मुंह जुबानी एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम भारत गुप्ता है। मैं यूपी के बरेली शहर से रहने वाला हूँ। मैं एसएससी सीजीएल 2020 से सिलेक्ट हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर एज अ पोस्ट चेन्नई में पोस्टेड हूँ अभी। ओके ग्रेट। दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ऑलिव बोर्ड ने। ऑलिव बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ऑलिव बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जीके के चैप्टर वाइज नोट्स, अदर प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, ऑलिव बोर्ड ऐप पर आप हर घंटे फ्री माइक्रो मॉक लेकर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत। साथ ही हर शनिवार और रविवार को ऑलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो देर किस बात की, आज ही ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी की तैयारी को नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो हमारा सवाल यही है कि जब आप ये वर्दी डालते हो अपने बदन पर, और जब आप देखते हो वर्दी में अपने आप को शीशे के सामने, या फिर जब आप फोटो सेल्फी लेते हो, तो कैसा महसूस होता है वर्दी में? मेन तैयारी करने का मेन रीजन ही यही था कि यूनिफॉर्म में आना है, चाहे स्टेट में आना हो चाहे यहाँ पे आना हो, क्योंकि घर वालों को भी यही था कि एक बार अपने बच्चों को यूनिफॉर्म में देखें। तो अभी घर वालों के सामने जब भी जाते तो उनको अच्छा लगता है, और ऑब्वियसली हमको भी अच्छा ही लगता है अभी हमको भी दिखता है तो। और जो अभी आपको जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं एक वर्दी का एक मोटिवेशन होता है, जिसको लेकर ही वो कहीं ना पढ़ाई में और ज्यादा निरंतरता रख पाते हैं और ज्यादा पढ़ाई करते हैं। तो पहली बार जब आपने वर्दी पहनी और जब पेरेंट्स के सामने आप गए, या फिर पहली बार जब आपने अपनी पिक्चर पोस्ट करी सोशल मीडिया पर, उस दिन का, और जब रिजल्ट आया आपका, उस दिन का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर। जब रिजल्ट आया था मेरा तो मैं बिल्कुल शांत था। जब तक मैंने सिलेक्शन नहीं लिया था, जब ज्वाइनिंग नहीं ली थी, तब तक किसी को मालूम भी नहीं था। लेकिन जब यूनिफॉर्म पहन के मैं गया था अपने घर वालों के सामने पहली बार, तो घर वाले तो ऑब्वियसली खुश होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा खुश जो लोग थे, जहाँ मैंने बचपन से लेके और जॉब लेने तक जॉब किया था मेडिकल पर, जब उन लोगों के सामने मैं अनएक्सपेक्टेडली एक बार गया था, तो वो लोग एक बार को मतलब बिल्कुल भी शॉक हो गए थे एकदम, कह रहे भाई, मतलब देख के एकदम खुश हो गए थे वो लोग कि उन्होंने ऐसा, उनके साथ मैंने शुरू से लेकर अभी तक काम किया था। इसलिए जो लड़का हमारे यहाँ मेडिकल पे काम करता था, आज 3-3 स्टार लगा के सामने आ जाए, तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी हो रही होगी उन लोगों को। अगर जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई शुरुआती दिनों में अगर हम चले कि बचपन में आपका, तो शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी स्कूलिंग कैसी रही, कहाँ पर आपकी पढ़ाई हुई, फिर आपकी ग्रेजुएशन वगैरह कैसे आगे बढ़ी है? शुरुआती पढ़ाई मेरी सारी होम डिस्ट्रिक्ट से हुई है, लेकिन पढ़ाई मेरी जो हुई थी वो थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा था, तो उस समय फ्लो में नहीं हो पाई थी। 6 क्लास से लेके मैंने लगभग जॉब की रही थी, मेडिकल पे जॉब करी थी, तो पार्ट टाइम में जॉब करता था पहले, और 6 क्लास से लेकर 12 तक मैंने पार्ट टाइम जॉब करी थी, लेकिन 12th आते आते मैंने फुल टाइम जॉब कर दी थी। तो मेरी पढ़ाई वहाँ पे आके डिस्टर्ब हो गई थी, 11th-12th का पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी। फिर मुझे स्कूल कॉलेज था, वहाँ मैं अभी कभी गया भी नहीं था,
तो मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरा एडमिशन कौन से कॉलेज में। एग्जाम दिया था तो एग्जाम में थोड़ा डिसअपॉइंट रहा था रिजल्ट। बाकी सब तो ठीक ठाक था, मतलब पासिंग मार्क्स थी 60% थी, लेकिन मैथ में 33 मार्क्स थे, जो कहीं ना कहीं फेल होने के बहुत करीब थे, क्योंकि अगर एक नंबर भी होता तो मैथ में ग्रेस लग जाता। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन पे थोड़ा फोकस किया, मेडिकल के साथ ही उन लोगों ने थोड़ा मेरा हेल्प किया था, मेरा ग्रेजुएशन में सरकारी कॉलेज में एडमिशन करा दिया था। फिर वहां से मैंने थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू किया, और जॉब था उसको पार्ट टाइम करा फिर मैंने फुल टाइम की जगह पे। तो शुरुआती पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रही है, कहने का यस मतलब यस, है, बहुत हाँ बेसिक आपकी रही है। हाँ और दूसरी बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग लगातार कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं कि हमारा 10th 12th उस हिसाब से नहीं हो पाया है, किसी के 50% आए, किसी के 60% आए या उससे भी कम आए, तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हम तैयारी करें या ना करें। तो आप सभी लोगों के सामने एग्जाम्पल है, 33 नंबर आए थे गणित में इनके, और SSCGL में मैथ बहुत अच्छा पूछा जाता है। सो जिस बंदे के 33 नंबर आए हों गणित में 12th क्लास में, और वो आज आप सब लोगों के सामने एक्साइज इंस्पेक्टर बन के बैठा है, तो उस बंदे की किस तरीके की स्ट्रेटजी रही होगी मैथ को लेकर, बात करें कैसे उस 33 नंबर से और SSCGL के मैथ की जो लेवल है उस तक पहुंचने में क्या क्या स्ट्रगल करे, क्या कौन सी किताबें यूज करी, कोचिंग कहाँ पर करी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपकी हम जैसे काम वाली जैसे बात पे आए कि आप 6th क्लास से मेडिकल पर जॉब कर रहे थे, तो थोड़ा उसमें हम जैसे आपके फैमिली परिवेश की बात करें, आपका पारिवारिक वो परिवेश कैसा रहा, फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है, और मेडिकल पे जॉब करने की आवश्यकता क्या पड़ी 6th क्लास में? जॉब करने की, मतलब जॉब का वैसे कोई अगर देखा जाए तो ऐसा कोई रीजन तो नहीं। अगर जो थोड़ा कंडीशन ठीक है वो 6 क्लास जॉब नहीं करता है, कहीं ना कहीं थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक थी, इसलिए जॉब थोड़ा करनी पड़ी थी। लेकिन जॉब थी मेडिकल पर, तो इसलिए उसका कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे नॉलेज गेन होती रही, और जो एरिया था वो काफी ठीक था, तो लोगों से मिलना जुलना अटैच होता रहता था, क्योंकि वहीं पे जाके इनकम टैक्स का ऑफिस और जीएसटी ऑफिस बराबर में था। तो जब मैं जॉब करता था तो वहां के जो आते थे ऑफिसर्स वगैरह, उनको देख के लगता था कि एक बार अगर ये बन गए, फिर लाइफ में क्या किया या नहीं, कुछ भी नहीं किया, उन सब चीजों पे पर्दा पड़ जाएगा। तो बस वहीं से पता लगता था कि जब 12th पास आउट किया तब पता लगा कि इनकम टैक्स के ये लोग आते हैं या जीएसटी के जो लोग आते हैं, एक बार अगर ये बन गए तो बाकी सारी चीजों पे पर्दा पड़ जाएगा कि पढ़ाई क्या करी, कितने नंबर आए, क्या किया, सब। चलिए अब आपकी तैयारी पे आते हैं कि पहली बार कब आप सीरियस हुए कि मुझे अब SSCGL की तैयारी करनी है और इससे आप एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, कब आपको सीरियस पता चला, फिर कैसे ग्रेजुअली आपकी तैयारी आगे बढ़ी? और शुरुआत में एक एस्पिरेंट के बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि मुझे कोचिंग करना है कि नहीं करना, और कौन से रिसोर्सेज यूज करना है, वो सब कैसे आपके डाउट्स कैसे क्लियर हुए, क्योंकि उस स्टेज में बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी आपको देख रहे हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ मेरे थोड़े जो फ्रेंड्स वगैरह फ्रेंड सर्कल बना था वो थोड़ा अच्छा लोगों का बन गया था। जैसे मैं कुछ एक नाम मेंशन करना चाहूंगा, हर्षित, हर्षित मेरा फ्रेंड है, हर्षित है, संदीप है। तो ये लोग अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए थे, तो इन लोगों के साथ मेरा जो ग्रुप बना था वो पढ़ाई से लेकर रिलेटेड बन गया था, तो वहाँ के साथ मेरा थोड़ा फ्लो बन गया था। बीएससी के साथ साथ बीएससी लास्ट ईयर में मैंने एसएससी का सोचा था कि एसएससी का करना है, लेकिन फिर हो नहीं पाया था क्योंकि मैं मेडिकल में जॉब करता था, इधर अपना ग्रेजुएशन चल रहा था। ग्रेजुएशन होने के बाद मैं 6 महीने के लिए स्टॉप लेके मेडिकल छोड़ के दिल्ली आ गया था अपनी पढ़ाई करने के लिए। फिर मैंने यहाँ से बेसिक कोर्स किया, राकेश यादव सर से मैथ्स का कोर्स किया था, और गोपाल वर्मा सर से इंग्लिश का कोर्स किया था। लेकिन वो कोर्स को मैं बीच में ही छोड़ के वापस चला गया था, फिर मेडिकल फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था, इस वजह से मेरा थोड़ा पढ़ाई का स्टॉप हो गया था फिर से वापस। तो 2018 में पहला अटेम्प्ट था आपका? हाँ, 2018 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, ओके, जो तो क्लियर नहीं हुआ था। ओके, ये अटेम्प्ट के बारे में थोड़ा बताओ। जब आपने 2018 का एग्जाम दिया, फिर 2019 का दिया, 2020 में आपका यस सिलेक्शन हुआ, यस। तो इस दौरान ही अटेम्प्ट की जर्नी थोड़ा बताओ और कैसे कैसे रही है? 2018 का मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मैं यहाँ पे कोर्स करने आया हुआ था, उस समय मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए वो मेरा मैंने अटेम्प्ट दिया था लेकिन हो नहीं पाया था। 2019 के अटेम्प्ट में मैंने अपियर हुआ था, लेकिन यहाँ से वापस जाने के बाद फिर मैंने मेडिकल फिर दोबारा ज्वाइन कर लिया था। तो उस समय जो मेरा यहाँ से टॉपिक हुआ था अर्थमेटिक का हुआ था, और इंग्लिश में ग्रामर वगैरह हुई थी, तो इन्हीं के दम पे मैं गया था। तो 2019 का प्री मेरा हो गया था, लेकिन मेंस में मैं रह गया था। मेंस में मेरे 110 के आसपास नंबर थे, जो नॉर्मलाइज होने के बाद 173 हो गए थे। फिर उसके बाद मुझको रियलाइज हुआ कि बिना एडवांस मैथ के नहीं होने वाला कुछ भी, क्योंकि एडवांस मैथ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद मैंने 2019 का जब रिजल्ट आया, जब मुझे पता लगा नहीं होने वाला है, फिर 2020 का जब आया, उससे पहले ही मैंने मेडिकल से पार्ट टाइम जॉब शुरू करी, और फिर मैंने यूट्यूब से एडवांस मैथ का कोर्स करना शुरू किया। जो भूते सर सीरीज चलाते हैं टियर 2 सीरीज, वो एडवांस मैथ मैंने सारी वहीं से पढ़ी थी, उनकी एक एक वीडियो मैंने वहीं से करी थी। तो एडवांस मैथ जब मेरी पूरी हो गई थी और अर्थमेटिक पहली हो रखी थी, फिर 2020 में मेरा फाइनली होपफुली हो गया था। ठीक है। अभी अगर जैसे स्ट्रेटजी पर हम आपके आए कि स्ट्रेटजी आपने कैसे बनाई शुरुआती में, और मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप कमेंट्स भी करते हो कि 2020 के सिलेक्टेड हैं या 2019 के सिलेक्टेड हैं, तो इनकी स्ट्रेटजी हमारे लिए इतनी कारगर नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद सिलेबस भी चेंज हुआ,
और एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुए। तो इन्होंने 2023 का भी एग्जाम दिया है और काफी अच्छे मार्क्स हैं उसमें भी। तो ये आपको स्ट्रेटजी बता सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है जो 2024 की तैयारी करने वाले हैं। तो आप थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी भी बताओ कि उस परिस्थिति में रह के कैसे आपने जैसे कौन सी किताबें पढ़ी और कैसे तैयारी करी, और थोड़ा उसको 2024 वालों को ध्यान में रखते आपको बताना है कि वो क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हम जैसे शुरुआत मैथ से ही कर लेते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस का भी अभी वेटेज बढ़ा दी, तो ऐसे सीरीज में चलेंगे। तो मैथ के बारे में थोड़ा बताओ, आपने कैसे तैयारी करी, उनको कैसे करना चाहिए। मैथ्स में मतलब आप किसी भी अगर एक टीचर को फॉलो करते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टीचर सारे अच्छे हैं बस, लेकिन उनको कंटिन्यूसली फॉलो करना है। किसी भी एक बुक को आप पकड़ लीजिए, जैसे अभी गगन प्रताप सर की मैथ्स की बुक है या किसी भी टीचर के भूते सर की मैथ्स की बुक है, काफी अच्छी है। तो आप उन लोगों को किसी एक को फॉलो कर लीजिए और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी करने करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना कुछ नहीं होने वाला है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कैसे करा आपने। इंग्लिश में आपको जो वोकैब का पार्ट है वो आपको सेल्फ लेके ही चलना है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। वोकैब में मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया या इडियम फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारा का सारा अपने आप करना है, क्योंकि टीचर ये सब चीज नहीं करा सकता। ग्रामर का पार्ट जो है वो आपको टीचर रूल वगैरह सिखा देगा, उसका प्रैक्टिस आपके ऊपर है। इसमें भी वही प्रीवियस ईयर कंपलसरी है। और अगर आपके हैबिट डालना चाह रहे हो तो रीडिंग न्यूज़पेपर बढ़िया है, मस्ट। ओके, इसमें एक पॉइंट निकल के आता है कि बहुत सारे बच्चे के डाउट्स ये रहते हैं कि जैसे आपने न्यूज़पेपर का बताया, फिर कोई बोलते हैं नोवेल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन उनकी जैसे गांव से पढ़ाई लिखाई हुई है, इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, तो इंग्लिश से बहुत डर लगता है उनको। न्यूज़पेपर तो उनको हवा लगती नहीं है न्यूज़पेपर की, नोवेल पढ़े तो उसमें भी कुछ समझ में नहीं आता। तो वो थोड़ा इंग्लिश का थोड़ा ऐसे बताओ कि इंग्लिश कैसे शुरू कैसे करें कि मोटिवेशन भी उनका बना रहे, ऐसा ना लगे कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो इस चक्कर में छोड़ भी देते हैं। तो कहाँ से शुरुआत कहाँ से करें, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश। इसके लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा, आप पहले अपने वोकैब का पार्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि वोकैब का पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा तब आप अगर कुछ भी पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग थोड़ा निकाल पाएंगे। और न्यूज़पेपर को पढ़ने के बजाय एकदम आप जो 6-7 क्लास के बच्चे की बुक होती है उससे स्टोरी वगैरह पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपकी हैबिट बनेगी तो फिर आप उस पर सीधा कर सकते हैं। वोकैब के लिए कौन सी बुक सजेस्ट करो। वोकैब के लिए अभी ब्लैक बुक काफी अच्छी है। ब्लैक बुक तो अब उसमें कैसे आप कैसे आप याद कैसे करते हैं, जैसे कि होता क्या भूल जाते हैं, हाँ। जब 10 एंटर कर लिए सनो के लिए वो दूसरे दिन भूल जा रहे हैं, कैसे आप याद करते हैं। मैंने अपना जो किया था वैसे किया था वोकैब का। जैसे एक पेज है, एक पेज पे अगर 20 वर्ड लिखे हुए हैं तो 20 वर्ड के आगे मैंने अब जैसे कोई भी वर्ड एजिडुअस है तो एजिडुअस के आगे मैंने गूगल किया, उसके 4-5 वर्ड जो भी निकल के आते थे वो मैं सारे लिख लेता था साथ में। तो उससे होता क्या था, जैसे 20 वर्ड है एक पेज पे और मैंने बनाया कि एक दिन में एक पेज करना है, तो 20 वर्ड इंटू 5 100 वर्ड एक दिन में हो जाएंगे। इससे होता क्या था, जो हमने 5 वर्ड लिखे हैं ना ये आगे कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, तो वो जो आगे मिलने वाले हैं वो पहले से पहले ही कवर हो जाएंगे और इससे एक दूसरे से रिलेट भी हो जाएंगे। तो मैंने रिलेट करके याद किए थे इसको। ओके, जैसे आप जीके जीएस का वेटेज बढ़ा देगा, 2023 में आपने जीके जीएस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा, तो कैसे पढ़ा था आपने और 2024 के लिए क्या सजेशन होगा। अभी तो पहले तो जीके जीएस उस समय इतना नहीं आता था तो इंसान एक बार को स्किप भी कर देता, लेकिन अभी स्किप करके काम नहीं चल रहा है। तो जीके जीएस में 2 पार्ट होते हैं, एक आपका स्टैटिक होता है और एक आपका मतलब स्टैटिक वाला होता है, और आप दूसरे को उसमें जो मिडिएवल है हिस्ट्री वगैरह या जो भी पार्ट होता है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टैटिक तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिक में आप सोर्स ले सकते हो, यूट्यूब से ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो, हेल्प से उनके खुद के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे 20 से 25 टॉपिक होते हैं, जैसे मैं आप कुछ नाम रेफर करना चाहूंगा, जैसे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हो गया या नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गए ना टीम, ठीक है, और पासिस हो गए, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, और आपका नेशनल पार्क्स हो गए। इस तरह से जो भी हैं सारे टॉपिक आप बना लीजिए, तो ये आपका कहीं ना कहीं आधा पार्ट कवर हो जाएगा। करंट पे आप एकदम मत भागिए, लास्ट में जब आए आप तो लास्ट 6 मंथ और या 1 ईयर का आप करंट अफेयर कर लीजिए। बाकी आप अब हिस्ट्री का करिए तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, एंशिएंट, मीडिएवल और आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री। और ज्योग्राफी में भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी ऐसे डिवाइड करिए। ज्योग्राफी और हिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 चीजें जरूरी है करना, और पॉलिटी, ये 4 चीजें करना जरूरी है। पॉलिटी में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह अलग कर सकते हैं और अमेंडमेंट्स अलग कर सकते हैं, तो इस तरह से आधा करके कर सकते हैं। ओके, अब जैसे आपके रिवीजन की या फिर आपके रूटीन की हम बात करें तो ये आपका कैसे रूटीन कैसे रहता था, रिवीजन साइकिल क्या रहती थी, जैसे पूरे वीक में आप जैसे 2 सब्जेक्ट पढ़ते थे या फिर पूरे वीक में सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे हर दिन, कैसे स्ट्रेटजी थी आपकी। मैं डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ता था, मतलब ये रहता था मेरा डेली, अगर 6-7 घंटे मुझको मिल रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम उस समय मैक्सिमम टाइम में मैथ पे देते थे, क्योंकि उस टाइम मैक्सिमम मैथ में 100 क्वेश्चन आते थे मेंस में, तो 3 से 4 घंटे मैथ्स पढ़ता था। जीके जीएस पे थोड़ा कम टाइम देता था क्योंकि उस समय कम आता था। और लेकिन आपको डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कि आप ये नहीं कर सकते कि एक वीक आप मैथ पढ़ लें फिर दूसरे वीक आप जीएस पढ़ लें, ऐसे चलेगा तो फिर दूसरा चीज छूट जाएगी, वो नहीं कर सकते। आपके पास अगर दिन में जितने भी आवर्स हैं
उसके अकॉर्डिंग आप टाइम को स्प्लिट कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, ओके। लेकिन डेली पढ़िए। ओके, अब मोटिवेशन की अगर हम बात करें कि मोटिवेटेड कैसे रहे, और आप इतने जैसे 2018 में आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, 2019 में भी आपका सिलेक्शन, 2020 में आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, तो 3 साल वो, उससे पहले भी आप तैयारी शुरू कर चुके होंगे, 3-4 साल आपको लगभग लग गए, और फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी इतनी अच्छी नहीं थी, और वो जिस एरिया से आप आते हो वहाँ इतना माहौल भी नहीं होगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट जॉब का और ये सब। तो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे? कुछ लोगों के ताने भी आपने को सुने आपने, कैसा था वो सब? 2018 और 19 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं काफी डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन फिर एक मेरा फ्रेंड बना, न्यू फ्रेंड संजय बना, जो काफी मतलब एक अलग ही बंदा था। मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब हर चीज को लेके डिसिप्लिन था। तो उसके साथ फिर मैंने जब वो मिला तो उसके साथ मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी, और उसके साथ फिर मेरा शेड्यूल बन गया पूरा का पूरा। वो घर पे रह के हम लोग साथ में तैयारी करते थे, घर पे रह के एक ही रूम में। मैं अपने मेडिकल से लौट के आता था और वो अपना आ जाता था, टाइम से पंक्चुअल था बिल्कुल काफी। तो उसके साथ मेरा एक डिसिप्लिन बन गया था कि इतना करना है, मेरा टारगेट था कि इतना करना है तो दिन में इतना करना ही करना है, उसके बाद ही वो जाता था। तो इस वजह से मुझे इससे मोटिवेशन मिलता था कि मतलब उसके पापा जो थे आर्मी में थे, तो वो काफी डिसिप्लिन था। और मोटिवेशन का तो ये रहा कि जो बंदा शुरू से काम कर रहा है तो उसको मालूम है कि मोटिवेशन खुद का इनर का ही आना है, बाहर का किसी को देख के नहीं आना है। जब सामने वाले बंदे को देखोगे, आपकी दुकान पे इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो उनको देख के मिल जाता था मोटिवेशन। तो बच्चों को आज ज्यादातर चीजें अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत परेशान करता है, वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, लगातार नहीं पढ़ पा रहे हैं। सोशल मीडिया का भी इतना अभी रोल हो गया है लाइफ में, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन उनको मिल रहा है। तो उससे कैसे आप बचे और कैसे कंसिस्टेंट कैसे पढ़ाई करें इतने नहीं, दिनों तक? उससे डिस्ट्रैक्शन से कोई भी नहीं हो पाता, इनफैक्ट मैं भी नहीं हो पाया था। ये एक एज ऐसी है, इसमें कहीं ना कोई चीज डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा यही है कि आप पहचानिए कि डिस्ट्रैक्शन किस चीज से हो रहा है। कुछ लोगों को अपना पर्सनल प्रॉब्लम होती है, लव अफेयर है या कुछ है, कुछ को इंस्टाग्राम वगैरह ज्यादा हाइप करता है। तो आप उसको पहचानना है, जो चीज आपको परेशान कर रही है उसको पहचान के आपको ही उसको साइड करना है। कोई दूसरा बंदा आपकी कमजोरी नहीं बता सकता। अब जैसे आपका कोई अगर पर्सनल अफेयर है, तो आपको समझ के चलना है कि ये सब चीज आपको ही परेशान करने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपको ही साइड करना है इन सब चीजों को। ओके, जैसा ये लव अफेयर और महिला मित्र वाला जो केस है, इसमें आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कुछ है तो छोटे भाई बहन को आप गाइड कर सकते हो? एक्सपीरियंस तो मतलब इस एज में कॉमन है, सबके साथ ऐसा होता ही होता है। तो इससे आपको खुद ही बचना है, बस मेरा कहना यही है बस इसमें अभी। ओके, चलिए। अभी जो आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर की ये पोस्ट है, तो इस पोस्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पोस्ट का काफी ज्यादा क्रेज हो गया है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर। और अभी जैसे इंटरव्यू भी लोग देखेंगे तो काफी ज्यादा मोटिवेशन लेते हैं, क्योंकि स्टार जो चमकते हैं शोल्डर पे। तो इस पोस्ट के बारे में थोड़ा बताओ, कैसा वर्क कल्चर कैसा है, कैसी वर्क लाइफ है, और कितनी सैलरी आपको मिलती है, ये सब ऑफिस का थोड़ा बताओ, कैसे क्या रहता है सर? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एसएससी के थ्रू काफी सारी पोस्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाइप अभी यही है क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। इसलिए हाइप है इसकी। बाकी सारी जॉब नॉर्मल है, और ये भी जॉब काफी अच्छी है। और सैलरी का ये है कि इसमें एक्स सिटी में आपकी जो ग्रोस सैलरी होती है वो होती है 90,000 प्लस, और इन हैंड सैलरी अगर एक्स सिटी में तो आपकी 75 प्लस इन हैंड सैलरी रहेगी। वर्क कल्चर वही नॉर्मल है। आप अगर 10:30 बजे से ऑफिस शुरू होता है और 6 बजे तक ऑफिस चलता है। हर जगह बायोमेट्रिक नहीं है, तो डिपेंड करता है, तो वेरी टू वेरी आप टाइम से थोड़ा लेट भी जा सकते हैं। जैसे मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं एएसओ में टाइम काफी पंक्चुअल रहता है कि आपको सुबह जाना है टाइम पे, 9:30 बजे तक जाना है, फिर ऑफिस से टाइम पे लौट के ही आना है। ऐसा नहीं है इसमें। ओके, ये वर्दी पहन के आप जैसे कहीं बाहर रोड पे गए हो या पब्लिक प्लेस पे, जैसे मेट्रो में या फिर बस में हाँ, कहीं गए हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका हुआ वर्दी से रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ है अभी? मैं पहले जब पहली बार गया तो मैं पार्क में गया था अपने दोस्तों के साथ। हाँ। तो वहां पे एक सीओ की गाड़ी थी वहां पे, तो सीओ उस गाड़ी में बैठे हुए थे। तो ये यूनिफॉर्म मतलब 3 स्टार, और इस एज में उन लोगों को भी मतलब थोड़ा शौक होता है कि मतलब इस एंगेज में, क्योंकि अगर हम स्टेट पुलिस में लगते हैं तो आपको प्रमोशन में होते होते 7 साल लग जाते हैं। तो एज कहीं ना कहीं वही हो जाती है आपकी 35 प्लस के आसपास इंस्पेक्टर बनते बनते। तो वो भी एक टाइम को बंदा मतलब जो सीओ लेवल का ऑफिसर था, वो हमको जब देख रहा था तो मुझे लग गया था कि भाई ये मतलब कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात तो नहीं हो पाती ऐसे। लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस फिर मिलते रहते हैं। अब जैसे एक बार मैं अभी दिल्ली से जा रहा था, तो जीआरपी के इंस्पेक्टर खड़े थे, मैं अपना बैग लगेज ले जा रहा था उसमें चेकिंग कराने, तो वो कहते हैं नहीं सर आप जाइए, आप ऐसे ही जाइए। क्योंकि ये डीएसपी जैसे पुलिस में बात करें तो डीएसपी रैंक पे आपको 3 स्टार आपको मिलता है। इंस्पेक्टर रैंक पे। हाँ, इंस्पेक्टर रैंक पे। रैंक। चलिए, तो अभी जैसे 2024 वालों की अगर बात करें तो इनके लिए जैसे कोई गलतियां आप बताना चाहो, जैसे आपका 4-5 साल का अनुभव है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपसे मिलते भी होंगे पर्सनली, आपसे डाउट्स भी उनके आते होंगे,
तो आपको क्या जनरली देखने को मिलता है कि एस्पिरेंट्स क्या लगातार गलतियां करते हैं जिन गलतियों की वजह से वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है? एस्पिरेंट्स गलती ये करते हैं, पैटर्न को सही से समझ नहीं पाते हैं। मतलब पैटर्न्स को आप सही से समझे बिना अगर आप उसको एकदम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो वही चीजें लैग करेंगे। सबसे पहले जरूरी है प्रीवियस क्वेश्चंस को, प्रीवियस पेपर्स को उठाएं कि एसएससी पूछ क्या रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पैटर्न्स क्या हैं, मतलब क्वेश्चंस के पैटर्न्स क्या हैं, उस चीज को आप फॉलो करिए। क्योंकि अगर ब्लाइंडली किसी टीचर को फॉलो करेंगे और उनकी बुक को फॉलो करेंगे तो आप पेपर को नहीं देखेंगे तो आइडिया नहीं लग पाएगा पेपर पूछना क्या चाह रहे हैं। तो आप पेपर को एक बार एनालाइज करिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए। मतलब दूसरों की स्ट्रेटजी सुनिए लेकिन बनाइए अपनी खुद की स्ट्रेटजी अपनी। ओके, अगर जैसे नंबर ऑफ क्वालिटीज की बात करें, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं वो स्ट्रगल करते थे, जैसे यूपीएससी में भी हम देखते हैं कि 4-4 5-5 अटेम्प्ट हो जाते हैं, नहीं सिलेक्शन ले पा रहे, और कुछ होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लेते हैं। ऐसे सीजीएल में भी है। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि एक नंबर ऑफ क्वालिटीज एक एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए अगर उसको एग्जाम क्रैक करना है? क्या ऐसी क्वालिटीज का खूबियां अगर नहीं है तो उसको डेवलप करना चाहिए? सबसे बड़ा ये है कि एसएससी में इतना ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 साल इनफ है। यूपीएससी में क्या होता है कि आपको टाइम देना ही पड़ेगा, 1 से 2 साल में तो कोर्स हो पाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका कोर्स 8 मंथ में कोर्स आपको हो सकता है, बल्कि 6 to 8 मंथ में आपको कोर्स सकता है। आप 1 साल के अंदर अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए बस फॉलो आपको वही करना है, रूटीन आपको अपना बनाना है। 1-2 दिन का अगर आपका गैप हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया आप ये कीजिए, अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह आप अपना एक नोट पैड लीजिए और उस पर लिखिए आपको दिन में क्या क्या करना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप ये भी छोड़िए। शाम को सोने से पहले आप ये कर लीजिए कि आपने क्या क्या आज पढ़ा है। उससे आप सोते समय आपको ये लगेगा कि आज का दिन हमने अच्छे से यूजफुल किया है। ओके, तो जैसे 2024 में एक्साइज इंस्पेक्टर का वो सोच रहे हैं, आप चेन्नई में पोस्टेड हो, तो ये साउथ और नॉर्थ का बहुत चलता है कि जैसे साउथ में पोस्टिंग हो जाए तो बहुत परेशान रहते हैं। तो साउथ में ऐसी क्या आपको परेशानी झेलनी पड़ती है वहाँ? साउथ में मेन तो यही है कल्चर का और डिस्टेंस का। अब जैसे आप मैं जैसे यूपी से हूँ, यूपी में बरेली से, और वहाँ से जो डिस्टेंस है वो 2000 प्लस है किलोमीटर में। तो वो डिस्टेंस काफी मैटर करती है। अगर आपका कभी मन कर रहा है तो आप एकदम आ नहीं सकते वहां से, इसलिए बस। और फिर वहाँ का कल्चर है, अगर आप फैमिली वहाँ के शिफ्ट करना चाहते हैं, फैमिली एडजस्ट नहीं कर पाएगी वहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज है, कल्चर है, ये काफी ज्यादा डिफरेंट है वहाँ पे। नॉर्थ में रहते हैं तो आप अगर एएसओ की जॉब अगर आप लेते हैं तो इसमें ये बेनिफिट है कि हाँ, हर चीज का प्रोज और कॉन्स होते हैं, ये है। ओके, तो अभी जैसे 2024 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कोचिंग को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि हमें ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए, मुखर्जी आना चाहिए, या फिर हमें ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करने चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग कौन सा करें, और क्या फ्री में भी जैसे यूट्यूब के माध्यम से भी 2024 एससीजीएल निकाला जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने ऑनलाइन पढ़ा था तो मैंने भी ऑनलाइन पढ़ा था और फ्री ही पढ़ा था। और मैंने आपको जैसे अभी नाम भी बताया था भूते सर से, तो उनकी अभी भी वही वीडियो अभी भी पड़ी हुई है और वो अभी भी वैसे ही यूजफुल है। उनमें ऐसा नहीं कि वो वीडियो पुरानी हो गई तो यूजफुल नहीं, वैसे ही यूजफुल है, बल्कि इवन वो और नई नई वीडियोस में ऐड भी करते रहते हैं। तो अगर आप मैथ का पढ़ना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, एडवांस मैथ उन्होंने पूरा पढ़ाया हुआ है भूते सर ने। बाकी आप उनका कोर्स भी ले सकते हैं या आप किसी भी टीचर का ले सकते हैं। मैं भूते सर का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। ओके, तो हमने स्ट्रेटजी आपकी स्ट्रेटजी की बात कर ली और आपकी जर्नी भी लगभग डिस्कस कर ही ली है। जैसे मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है तैयारी में, और कब शुरू करना है देना, कौन से मॉक टेस्ट देना है, आपने कौन से दिए थे, ये सब थोड़ा? मॉक टेस्ट तो आपको कंपलसरी देने पड़ेंगे। आपको अपने एक बार अपनी स्ट्रेटजी बना लिए और तैयारी कर लिए, कोर्स कर लिए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट कंपलसरी ही देने हैं। जैसे मैंने अपना एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया था, एक बार, और कोर्स कंप्लीट करने के साथ ही मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे। आप ये नहीं कि कोर्स कंप्लीट कर लो फिर बहुत अच्छे से रिवीजन करो उसके बाद देने स्टार्ट करो। कोर्स कंप्लीट होने के साथ साथ ही हम मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करो। जैसे मैंने ओली बोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट आता था उस पर बहुत ज्यादा रिलेवेंट था, इसलिए मैंने उसको वीकली हमेशा देता था। और ओली बोर्ड को जो अभी उसका सब्सक्रिप्शन होता है वो भी ले रखा था। उनके जो मॉक टेस्ट है काफी रिलेवेंट होते हैं, और जो लाइव मॉक टेस्ट होता है उसमें काफी ज्यादा नंबर्स में एक्सपीरियंस होते हैं, तो आप वहाँ पे आपकी लाइव रैंक पता लगती है। तो वो चीज काफी यूजफुल है कि आप अपने आप को कंसिडर कर पाओगे आप कहाँ पे भी मैटर कर रहे हो। ओके, जैसे अब लास्ट में हम जो दर्शक आपको देख रहे हैं या फिर इस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें छूट गई जो मैं पूछना भूल गया, या फिर आपके लास्ट में क्या मैसेज उनके लिए रहेंगे, क्या आप चाहे वो मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव से हो, स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव से हो, लास्ट में क्या संदेश देना चाहो? एस्पिरेंट्स के लिए बस यही है कि अगर आप ठीक ठाक आपने पढ़ाई करी है तो आप एसएससी आराम से निकाल ले जाओगे। अगर आपने नहीं भी करी, जैसे बहुत लोगों का यही डाउट होता है कि मेरे पास भी मतलब क्वेश्चंस में आते हैं, लोगों की क्वेरी आती है कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं मैथ कैसे करूंगा सर, और मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी है क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ या अपने स्टेट बोर्ड से हूँ, मैंने इंग्लिश में नहीं रहा है तो इंग्लिश कैसे करूँ। तो कोई भी शुरू से सीख के नहीं आता है, और ये गवर्नमेंट जॉब में मेनली बंदा वही आता है जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल में होता है या जिसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है।
तो आप ये तो मत घबराओ कि आप यहाँ पे अकेले हो, आपके जैसे ही सारे बच्चे यहाँ पे हैं। तो आप अपने आप को डिमोटिवेट मत महसूस करो, लेकिन आप अपने अच्छे से पढ़ाई करो, ये है। और बाकी दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, आप कहाँ से आते हो ये मैटर नहीं करता है। आप कहाँ से आते हो ये मैटर नहीं करता, आप कहाँ तक जाते हो मैटर ये करता है। आपने जिंदगी में क्या किया है क्या नहीं किया है, ये चीज सब भूल जाएंगे लोग। अगर आपने एक चीज अचीव कर ली, वो सारी चीजों पे पर्दा डाल देगी। अगर आपने एक बार जॉब पाली, तो आपने जितनी पुरानी कमियां आपने क्या क्या किया है जिंदगी में, उन सब चीजों पे पर्दा डालने के लिए काफी है। अभी एक दो सवाल और मेरे दिमाग में आए, जैसे कि एग्जाम प्रेशर बहुत होता है बच्चों को, मॉक टेस्ट में अच्छा करते हैं लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं तो गुड़ गोबर कर देते हैं, 2 4 10 नंबर का इधर उधर गलत हो जाता तो उनके सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए एस्पिरेंट को? एग्जाम प्रेशर को आप थोड़ा काम माइंड में रहिए, उसकी पहले से हैबिट डालिए। आप जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसको आप पूरा मतलब चीटिंग मत करिए। सबसे बड़ी बात तो कुछ लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट में चीटिंग करते हैं कि आप थोड़ा रोक दिए, पॉज कर दिए उसको, या फिर आप क्योंकि वहां पे आप थोड़ा मोटिवेट रहना चाहते हैं तो नंबर थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं कैसे भी करके, तो वो आप मत करिए। सबसे बड़ी बात तो ये, और थोड़ा हैबिट डालिए। अगर आपके आसपास कोई लैब हो तो लैब में जाके आप मॉक टेस्ट 1 2 बार ट्राई करिए, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हो। आजकल लगभग हर सिटीज में लैब है ऐसी, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लाइन से बैठे होते हैं। तो आपको 1 2 बार नंबर कम भी आएंगे, और नंबर कम आए तो आप उसको डिमोटिवेट मत होइए। ये सोचिए अगर आपको वहां कम आएंगे तो वहां क्या होगा, इसलिए आप पहले से हैबिट डाल के चलिए। ओके। और दूसरा एक CHSL का भी एग्जाम होता है और Yes, yes. MTS और GD का भी अभी वैकेंसी आ गई है, तो इन सबको एक साथ कैसे लेके चले? जैसे टारगेट तो उसका CGL है, तो इन सबको एक साथ कैसे लेके उसको चलना चाहिए, या फिर उसको CGL पर ही फोकस करना चाहिए, कैसे करें? देखिए मतलब सिलेबस में सब में अभी यही है, CGL हो, CHSL हो और MTS हो। इंग्लिश और इंग्लिश, GS, मैथ्स, रीजनिंग चारों में कॉमन है। सिलेबस आपको वही रहना है, और कोई भी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अपने CGL की तैयारी करिए तो MTS आप निकाल के ले जाओगे। किसी भी एग्जाम को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इवन ऐसे मैंने देखा है कि लोग CGL निकाल के ले जाते हैं और MTS रह जाता है। तो आप अगर MTS का भी देना भी चाह रहे हैं तो आप उसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ दीजिए जितना आप CGL का देना चाह रहे हैं। बाकी उसमें MTS में क्या होता है कि अर्थमेटिक आती है, एडवांस नहीं आती है, वो अलग बात है, लेकिन जो अर्थमेटिक आती है उसका पोर्शन काफी अच्छा होता है, आप उसको सीरियसनेस के साथ दीजिए। लास्ट में मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा पूछना चाहूंगा, इससे पहले आपने मोटिवेशन फैक्ट्री को कब देखा था, और इससे क्या जेन्युइनली बच्चों की हेल्प हो रही है? मैंने आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे आपके साथ एक इंस्टेंटली कोलैबोरेशन किया था, एक पोस्ट पे मैंने, शायद आपको याद भी होगा। फिर मैंने उसको देखा था, आपके काफी सारे शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे पड़े हुए थे, वहाँ पे लोगों की क्वेरीज भी काफी आती थी। तो फिर मैं भी एक बार मैंने भी शायद आपसे इंटरेक्शन किया था कि आप कहाँ से हैं और आपका कहाँ पे। फिर मैंने आपके थ्रू से पता लगा कि आपका यूट्यूब चैनल भी है, वो भी मुझे कुछ दिन पहले ही पता लगा था। फिर मैं उसको स्क्रॉल किया तो मैंने देखा यार यहाँ पे तो काफी लोगों की क्वेरीज आती हैं और काफी लोगों को हेल्पफुल भी होता है, तो काफी अच्छा है आपका। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप यहाँ पर आए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस इंटरव्यू से, जिस तरीके से भरत भाई की जर्नी रही, शुरुआती में इतना स्ट्रगल किया और आखिर में आके उनको जो सफलता मिली है, जो सितारे आज उनके कंधे पे चमक रहे हैं, वो देखकर आप भी खुश हो रहे होंगे। उसमें कहीं ना कहीं घर वालों का आशीर्वाद और ऊपर वाले का आशीर्वाद तो रहता ही है, वो तो रहता है, वो भी इस बात है। हाँ, तो आप सभी लोगों को बहुत मोटिवेशन मिल रहा होगा, तो इस मोटिवेशन को ऐसे ही बरकरार रखें। बाकी मोटिवेशन फैक्ट्री आप सभी लोगों के साथ हमेशा खड़ा है और ऐसे टॉपर स्टॉक आपके लिए लाते रहेंगे। और 2024 वालों के लिए हम कुछ और भी प्लान कर रहे हैं, जैसे कि फ्री रिसोर्सेज कुछ अवेलेबल उनके लिए करा पाए, फ्री कुछ क्लासेस हम कंडक्ट करवा पाए। तो वो हमारा चैनल है SSC फैक्ट्री, उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी भरत भाई का भी इंस्टाग्राम वगैरह है, फिर इनका यूट्यूब चैनल भी होगा, तो उसके लिंक्स भी हम डाल देंगे, तो इनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इनको जब भी टाइम मिलेगा तो आप वहाँ भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।